आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब एक, किताब का नाम, न्याय क्या है? स्थान, पायरस, केफलुस का घर। बातचीत में शामिल, सुकरात, मुख्य वक्ता, केफलुस, ग्लकॉन, थ्रसीमकस, अधिमंस, क्लाइटोफोन, पोलेमर्क्स और कुछ अन्य चुपचाप सुनने वाले। ये संवाद सुकरात ने अगले दिन टाइम्स, हेमोक्रेट, क्रिट्स और एक अनजान व्यक्ति को सुनाया। कल मैं ग्लकॉन, जो एरिस्टन का बेटा है, के साथ पायरस गया था। हम वहाँ की देवी को प्रणाम करने और उनके उत्सव को देखने गए थे, जो मेरे लिए एक नया अनुभव था। वहाँ की शोभा यात्रा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। यह उत्सव स्थानीय लोगों और थ्रेसियन समुदाय दोनों ने मिलकर मनाया और दोनों ही शानदार थे। प्रार्थना और उत्सव का आनंद लेने के बाद हम शहर की ओर लौटने लगे। जैसे ही हम घर की ओर बढ़े, केफलुस के बेटे पोलेमर्क्स ने हमें दूर से देख लिया। उसने अपने नौकर को दौड़ाकर हमें रुकने को कहा। नौकर ने मेरे कपड़े पकड़कर रोका और बोला, पोलेमर्क्स चाहते हैं कि आप रुकें। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? वह आ रहे हैं, नौकर ने कहा। बस थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, हम रुकते हैं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। कुछ ही पलों में पोलेमर्क्स हमारे पास था। उसके साथ ग्लकॉन का भाई अधिमंस, नाइस का बेटा निकेटर्स और कुछ अन्य लोग थे जो उत्सव में शामिल हुए थे। पोलेमर्क्स ने मुझसे कहा, सुकरात, लगता है आप और आपके साथी जल्दी में शहर लौट रहे हैं। तुम गलत नहीं हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन देखो, हम कितने लोग हैं, उसने हंसते हुए कहा। हाँ, देख रहा हूं, मैंने जवाब दिया। तो क्या तुम हम सबको मात दे सकते हो? उसने मजाक में कहा। अगर नहीं, तो यहीं रुक जाओ। कोई और रास्ता नहीं है? मैंने हल्के से पूछा। शायद हम तुम्हें मना लें कि हमें जाने दो। और अगर हम तुम्हारी बात न माने? पोलेमर्क्स ने चुटकी लेते हुए कहा। तब तो मुश्किल है, ग्लकॉन ने हंसते हुए कहा। तभी अधिमंस बोला, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि आज शाम देवी के सम्मान में घोड़ों की मशाल दौड़ होने वाली है? घोड़ों की मशाल दौड़? मैंने उत्सुकता से पूछा। ये तो नया है। क्या घुड़सवार मशाल लेकर दौड़ते हैं और उसे एक दूसरे को पास करते हैं? बिल्कुल, पोलीमर्क्स ने कहा। और यह रात में होगा, जो और भी शानदार होगा। रात के खाने के बाद हम सब इसे देखने चलेंगे। वहां कई युवा होंगे और हमारी अच्छी बातचीत भी होगी। तो रुक जाओ, जिद मत करो, ग्लकॉन ने कहा। ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो हमें रुकना ही पड़ेगा। बढ़िया, मैंने कहा। इस तरह हम पोलीमर्क्स के साथ उसके घर पहुंचे। वहां हमें उसके भाई लाइसिस और यूथिडेमस मिले। साथ में थे चाल्सिडन के थ्रसिमकस, चार्मेंटाइड्स का पाइसानियस और एरिस्टन का बेटा क्लाइटोफोन। वहां पोलेमर्क्स के पिता केफलुस भी थे। उन्हें मैंने बहुत समय बाद देखा था। वे अब काफी वृद्ध हो चुके थे। वे एक गद्दीदार कुर्सी पर बैठे थे, सिर पर मुकुट पहने हुए, जो उन्हें उनके मंदिर सेवा के लिए मिला था। कमरे में कुछ कुर्सियां गोलाकार में रखी थीं, जिन पर हम बैठ गए। केफलुस ने उत्साह से मेरा स्वागत किया और बोले, सुकरात, तुम मुझसे मिलने कम ही आते हो। अगर मैं इतना बूढ़ा ना होता और चलने फिरने में सक्षम होता, तो मैं तुमसे मिलने आता। लेकिन अब इस उम्र में शहर जाना मेरे लिए मुश्किल है। तुम्हें पायरस अक्सर आना चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरे शरीर का बल कम हो रहा है, वैसे वैसे बातचीत का आनंद और उसकी चाहत बढ़ती जा रही है। मेरे इस अनुरोध को ठुकराओ मत। इस घर को अपना समझो और इन युवाओं को अपने दोस्त। हम पुराने दोस्त हैं और तुम भी यहाँ अपनेपन का एहसास करोगे, मैंने जवाब दिया। केफलुस, वृद्ध लोगों से बातचीत का आनंद मुझे बहुत पसंद है। वे ऐसे यात्री हैं जिन्होंने वह रास्ता तय किया है जिस पर मुझे भी चलना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह रास्ता आसान और सुखद है या कठिन और दुखद।
तुम उस उम्र में हो जिसे कवि वृद्धावस्था की देहरी कहते हैं। बताओ, क्या यह जीवन का अंत कठिन है या तुम इसे और कैसे देखते हो? केफलुस ने कहा, सुकरात, मैं तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ। हमारी उम्र के लोग जब एक साथ बैठते हैं, जैसा कि कहावत है, एक जैसी चिड़िया एक साथ उड़ती है, तो हम पुरानी बातें करते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अब वे खा पी नहीं सकते, जवानी का आनंद और प्रेम चला गया। वे कहते हैं, वह अच्छा समय था जो अब नहीं रहा। कुछ अपने रिश्तेदारों से उपेक्षा की शिकायत करते हैं और वृद्धावस्था को सारी समस्याओं का कारण बताते हैं। लेकिन मेरे लिए सुकरात, ये शिकायतें गलत हैं। अगर वृद्धावस्था ही इसका कारण होती, तो मुझे और हर वृद्ध व्यक्ति को ऐसा ही महसूस होता। लेकिन मेरा अनुभव कुछ और है। मुझे कभी सोफोक्लीस का जवाब याद है, जब उनसे पूछा गया कि इस उम्र में प्रेम कैसा लगता है। उन्होंने शांति से कहा, मैंने उन इच्छाओं से छुटकारा पा लिया है, जैसे किसी पागल और क्रूर मालिक से आज़ादी मिली हो। उनके शब्द मेरे मन में गूंजते हैं और मुझे लगता है कि वृद्धावस्था शांति और स्वतंत्रता लाती है। जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तो हम न सिर्फ एक, बल्कि कई पागल मालिकों से मुक्त हो जाते हैं। सच्चाई ये है, सुकरात, ये शिकायतें उम्र की नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र की वजह से होती हैं। जो शांत और संतुष्ट है, उसे उम्र का बोझ कम लगता है। लेकिन जो चिड़चिड़ा और असंतुष्ट है, उसके लिए जवानी और बुढ़ापा दोनों ही बोझ हैं। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और चाहा कि वे और बोलें। केफलुस, मैंने कहा, लोग शायद तुम्हारी बात से सहमत न हों। वे सोचते होंगे कि तुम्हारी संपत्ति ने तुम्हें बुढ़ापे का बोझ हल्का करने में मदद की है। धन को हमेशा सुख और आराम का साधन माना जाता है। तुम सही कहते हो, केफलुस ने जवाब दिया। लोग ऐसा ही सोचते हैं और कुछ हद तक वे सही भी हैं। लेकिन यह उतना सच नहीं जितना लोग समझते हैं। मैं उन्हें वही जवाब देता हूँ जो थमिस्टोक्लीस ने सर्पियन को दिया था, जब उसने कहा कि थमिस्टोक्लीस अपनी योग्यता की वजह से नहीं, बल्कि एथेंस का नागरिक होने की वजह से महान है। थमिस्टोक्लीस ने कहा, अगर तुम मेरे देश में होते या मैं तुम्हारे देश में, तो न तुम महान होते न मैं। यही बात उन लोगों पर लागू होती है जो गरीब हैं और बुढ़ापे में अधीर हैं। एक अच्छा गरीब व्यक्ति बुढ़ापे को बोझ नहीं मानता और एक बुरा धनवान व्यक्ति कभी चैन से नहीं जी सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ, केफलुस, मैंने कहा, तुम्हारी संपत्ति क्या तुमने खुद कमाई या यह तुम्हें विरासत में मिली? कमाई और विरासत, दोनों का मिश्रण, उन्होंने हंसते हुए कहा। मेरे दादाजी, जिनका नाम मैंने लिया, ने अपनी विरासत को दोगुना तिगुना किया। मेरे पिता लाइसिस ने इसे कुछ कम कर दिया। मैं संतुष्ट हूँ अगर मैं अपने बेटों के लिए उतना ही छोड़ सकूं जितना मुझे मिला, या थोड़ा और। मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम धन के प्रति उदासीन हो। यह उन लोगों की खासियत है जिन्हें धन विरासत में मिलता है। जो लोग इसे खुद कमाते हैं, उन्हें धन से वही प्यार होता है जो एक कवि को अपनी कविता से या माता पिता को अपने बच्चों से। वे धन की तारीफ में ही डूबे रहते हैं और अच्छे साथी नहीं बन पाते। बिल्कुल सही, केफलुस ने कहा। तो क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, तुम्हें अपनी संपत्ति से सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या मिला? ये ऐसा आशीर्वाद है जिसे शायद लोग आसानी से न समझें, उन्होंने जवाब दिया। जब इंसान को लगता है कि उसका अंत नज़दीक है, तो उसके मन में डर और चिंताएं उमड़ने लगती हैं, जो पहले कभी नहीं थीं। दूसरी दुनिया की कहानियां, जो पहले मजाक लगती थीं, अब सच्ची लगने लगती हैं। शायद ये उम्र की कमजोरी है, या शायद इसलिए कि वह उस अज्ञात दुनिया के करीब पहुंच रहा है। उसे अपने गलत कामों का हिसाब याद आने लगता है। अगर उसे लगता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, तो वह रात में डर से जाग जाता है, जैसे बच्चा अंधेरे से डरता है। लेकिन जिसने कोई गलत काम नहीं किया, उसके लिए, जैसा कवि पिंडर ने कहा, आशा उसकी आत्मा की साथी बनती है। आशा उसे संभालती है, जो न्याय
और पवित्रता से जीता है। यह धन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, खासकर एक अच्छे इंसान के लिए। अन्याय करने से बचाता है। जब वह इस दुनिया से जाता है, तो उसे न देवताओं से डर लगता है, न किसी का कर्ज चुकाने की चिंता होती है। मेरे लिए यही धन की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत खूब, केफलुस, मैंने कहा। लेकिन अगर हम न्याय की बात करें, तो ये क्या है? क्या ये सिर्फ सत्य बोलना और कर्ज चुकाना है? और क्या इसमें कोई अपवाद नहीं? मान लो, कोई दोस्त मुझसे हथियार उधार लेता है, जब वह सही मन स्थिति में है। लेकिन जब वह पागलपन में हो और हथियार वापस मांगे, तो क्या मुझे उसे दे देना चाहिए? कोई नहीं कहेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और न ही यह कहेगा कि सत्य बोलना हमेशा सही है। तुम बिल्कुल सही हो, केफलुस ने कहा। तो मैंने कहा, सत्य बोलना और कर्ज चुकाना ही न्याय की पूरी परिभाषा नहीं है? बिल्कुल, पोलेमर्क्स ने बीच में बोलते हुए कहा। कवि साइमोनाइडीज के अनुसार कर्ज चुकाना ही न्याय है। मुझे डर है, केफलुस ने कहा। मुझे अब जाना होगा। मुझे यज्ञ देखना है। यह चर्चा मैं अब पोलेमर्क्स और तुम सबके हवाले करता हूँ। क्या पोलेमर्क्स तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है? मैंने मजाक में पूछा। बिल्कुल, उन्होंने हंसते हुए कहा, और यज्ञ के लिए चले गए। तो बताओ, पोलेमर्क्स, मैंने कहा, साइमोनाइडीज ने न्याय के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि कर्ज चुकाना ही न्याय है, पोलेमर्क्स ने जवाब दिया। और मुझे लगता है कि वे सही हैं। मैं साइमोनाइडीज जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पर शक नहीं करना चाहता, मैंने कहा। लेकिन उनका मतलब मेरे लिए अस्पष्ट है। वे निश्चित रूप से यह नहीं कह रहे होंगे कि अगर कोई पागलपन में हथियार मांगे, तो मुझे उसे दे देना चाहिए। फिर भी जमा की हुई चीज को कर्ज तो माना ही जाएगा। सही, पोलेमर्क्स ने कहा। तो जब कोई पागलपन में कुछ मांगे, तो क्या मुझे उसे दे देना चाहिए? नहीं, उसने जवाब दिया। तो साइमोनाइडीज का यह मतलब नहीं था कि हर कर्ज चुकाना ही न्याय है? नहीं, उसने कहा। वे मानते हैं कि दोस्त को हमेशा दोस्त का भला करना चाहिए, न कि नुकसान। तो तुम कह रहे हो, मैंने पूछा, अगर दोस्त को उसका जमा किया हुआ सोना लौटाने से उसे नुकसान हो, तो वह कर्ज चुकाना नहीं है? हाँ, पोलीमर्क्स ने कहा। और क्या दुश्मन को वह लौटाना चाहिए जो हमने उससे उधार लिया है? हाँ, उसने कहा। दुश्मन को वही देना चाहिए जो उसका है, यानी बुराई। तो साइमोनाइडीज कवियों की तरह अस्पष्ट हैं, मैंने कहा। वे कहना चाहते हैं कि न्याय यही है कि हर किसी को वही मिले जिसका वह हकदार है, और इसे वे कर्ज कहते हैं। यही उनका मतलब है, पोलीमर्क्स ने कहा। तो अगर हम उनसे पूछें कि दवा देना क्या है और किसे देना चाहिए, तो वे क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि दवा शरीर को भोजन और औषधि देती है, उसने जवाब दिया। और खाना बनाने की कला, वह भोजन को स्वाद देती है। तो न्याय क्या देता है और किसे? न्याय, पोलीमर्क्स ने कहा, दोस्तों को भला करता है और दुश्मनों को नुकसान। तो क्या यही साइमोनाइडिस का मतलब है? मुझे ऐसा ही लगता है, उसने कहा। और बीमारी में कौन अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है और दुश्मनों को नुकसान? डॉक्टर, उसने जवाब दिया। और समुद्री यात्रा में? नाविक। तो न्यायसंगत व्यक्ति किस तरह अपने दोस्तों का भला करता है और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाता है? युद्ध में दुश्मनों से लड़कर और दोस्तों के साथ साझेदारी करके। लेकिन जब कोई स्वस्थ हो, तो क्या उसे डॉक्टर की जरूरत है? नहीं। और जो समुद्र में नहीं है, उसे नाविक की? नहीं। तो क्या शांति के समय न्याय किसी काम का नहीं? मैं ऐसा नहीं मानता, पोलीमर्क्स ने कहा। तो तुम्हारे हिसाब से न्याय, युद्ध और शांति
दोनों में उपयोगी है? हाँ, जैसे खेती अनाज पैदा करने में उपयोगी है? हाँ, तो शांति के समय न्याय का क्या उपयोग है? साझेदारी में, पोलीमर्क्स ने कहा। साझेदारी से तुम्हारा मतलब है व्यापार? हाँ, लेकिन चौपड़ के खेल में क्या न्यायसंगत व्यक्ति बेहतर साथी होगा या निपुण खिलाड़ी? निपुण खिलाड़ी। और घर बनाने में क्या न्यायसंगत व्यक्ति राजमिस्त्री से बेहतर होगा? नहीं। तो किस तरह की साझेदारी में न्यायसंगत व्यक्ति बेहतर होगा? धन की साझेदारी में, उसने कहा। लेकिन धन के उपयोग में नहीं, है ना? जैसे घर खरीदने या बेचने में तुम किसे चुनोगे? न्यायसंगत व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जो घरों के बारे में ज्यादा जानता हो? जो ज्यादा जानता हो, उसने जवाब दिया। तो धन के रखरखाव में ही न्यायसंगत व्यक्ति उपयोगी है जब उसे इस्तेमाल नहीं करना हो। हाँ, तो जब धन बेकार पड़ा हो तब न्याय उपयोगी है, ऐसा ही लगता है। और जब हथियार या वीणा को सुरक्षित रखना हो तब न्याय उपयोगी है। लेकिन जब उनका उपयोग करना हो तो युद्ध या संगीत की कला जरूरी है। हाँ, तो क्या न्याय तभी उपयोगी है जब चीजें बेकार हों? शायद। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या न्याय कोई खास ताकत रखता है? मैंने पूछा। जैसे जो अच्छा मुक्केबाज है वह मुक्कों से बचने में भी अच्छा होता है। जो बीमारी से बचाने में माहिर है वह उसे पैदा करने में भी। तो क्या जो धन की रक्षा में माहिर है वह उसे चुराने में भी माहिर होगा? ऐसा लगता है, पोलीमर्क्स ने कहा। तो क्या न्यायसंगत व्यक्ति चोर भी हो सकता है? मैंने पूछा। शायद तुमने होमर से यह सीखा जब उन्होंने ऑटोलिकस के बारे में कहा कि वह चोरी और झूठ में माहिर था। नहीं सुकरात, पोलीमर्क्स ने कहा। मैं अब समझ नहीं पा रहा कि क्या कहूं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि न्याय दोस्तों का भला करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, मैंने कहा। तो क्या हम वास्तविक दोस्तों और दुश्मनों की बात कर रहे हैं या जो सिर्फ दिखते हैं? जो दिखते हैं, उसने कहा। इंसान उसी से प्यार करता है जिसे वह अच्छा समझता है और उसी से नफरत जिसे वह बुरा समझता है। लेकिन क्या लोग अक्सर अच्छे और बुरे की पहचान में गलती नहीं करते? हाँ, करते हैं। तो क्या उनके लिए अच्छे लोग दुश्मन और बुरे लोग दोस्त हो सकते हैं? हाँ, और फिर क्या वे सही होंगे अगर वे बुरे का भला करें और अच्छे को नुकसान पहुंचाएं? हाँ, लेकिन अच्छे लोग तो न्यायसंगत होते हैं और वे अन्याय नहीं करते। सही। तो तुम्हारे तर्क से अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाना न्याय है? नहीं, सुकरात, उसने कहा। यह गलत है। तो क्या हमें अच्छे लोगों का भला करना चाहिए और बुरे लोगों को नुकसान? यह बेहतर लगता है, उसने कहा। लेकिन अगर कोई गलत दोस्त चुन ले तो क्या वह गलत लोगों का भला करेगा और अच्छे लोगों को नुकसान? क्या ये साइमोनाइडिस का मतलब था? नहीं, उसने कहा। हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हमें कहना चाहिए कि जो अच्छा दिखता है वह दोस्त नहीं है अगर वह वास्तव में अच्छा नहीं है, और जो बुरा दिखता है वह दुश्मन नहीं अगर वह वास्तव में बुरा नहीं है। तो तुम कह रहे हो, मैंने कहा, न्याय ये है कि अच्छे लोगों का भला करें और बुरे लोगों को नुकसान? हाँ, ये सही लगता है, पोलीमर्क्स ने कहा। लेकिन क्या किसी को नुकसान पहुंचाना वास्तव में न्यायसंगत है? मैंने पूछा। अगर घोड़े को चोट लगे तो क्या वह बेहतर होता है? नहीं, वह खराब होता है, उसने कहा। और कुत्ते को चोट लगे तो वह भी खराब होता है।
हाँ, तो क्या इंसान को चोट पहुँचाने से वह अन्यायी हो जाएगा? हाँ, लेकिन क्या कोई संगीतकार अपनी कला से किसी को खराब संगीतकार बनाना चाहेगा? नहीं। या कोई घुड़सवार अपनी कला से खराब घुड़सवार बनाना चाहेगा? नहीं। तो क्या न्यायसंगत व्यक्ति अपनी कला से किसी को अन्यायी बनाना चाहेगा? नहीं। तो किसी को नुकसान पहुंचाना न्यायसंगत व्यक्ति का काम नहीं है, या तो अन्यायी व्यक्ति का काम है। तुम सही हो, सुकरात, पोलेमर्क्स ने कहा। तो अगर कोई कहे कि न्याय कर्ज चुकाना है और ये दोस्तों के लिए अच्छा और दुश्मनों के लिए बुरा है, तो ये गलत है, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाना कभी भी न्याय नहीं हो सकता। मैं सहमत हूं, पोलेमर्क्स ने कहा। तो हम साइमोनाइडीज या किसी और के इस दावे का खंडन करेंगे कि न्याय दोस्तों का भला और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। लेकिन यह विचार किसका था? मैंने पूछा। मुझे लगता है कि यह उन धनवान और शक्तिशाली लोगों का था जो अपनी ताकत पर घमंड करते थे। शायद, पोलीमर्क्स ने कहा। तभी त्रसिमकस, जो कब से चुप बैठा था, गुस्से में उछल पड़ा। वह जंगली जानवर की तरह हम पर झपटा, जैसे हमें खा जाएगा। हम सब डर गए। ये क्या मूर्खता है, सुकरात, वह चिल्लाया। तुम सबको अपने तर्कों में उलझा लिया। अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि न्याय क्या है, तो सवाल पूछना बंद करो और जवाब दो। और यह बेकार की बातें मत करो कि न्याय कर्तव्य है, फायदा है या हित है। मुझे स्पष्ट और सटीक जवाब चाहिए। मैं उसकी आंखों में देखकर बोला। थ्रसिमकस, गुस्सा मत हो। अगर हमसे कोई गलती हुई तो वह अनजाने में हुई। अगर हम सोने की तलाश में होते तो क्या एक दूसरे को धक्का देकर उसे खो देते? और जब हम न्याय की तलाश में हैं, जो सोने से भी कीमती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम जानबूझकर गलतियां करेंगे? नहीं, हम सत्य की खोज में हैं। लेकिन शायद हमारी समझ कम है। तुम जो जानते हो, हम पर दया करो और हमें सिखाओ। थ्रसिमकस ने तंज कसते हुए कहा। वाह, सुकरात, तुम्हारी यह चालाकी मैं पहले भी देख चुका हूं। तुम सवाल पूछते हो, जवाब देने से बचते हो। तुम सही हो, थ्रसिमक्स, मैंने शांत स्वर में कहा। तुम एक दार्शनिक हो, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि 12 कितने का गुणनफल है और कहूं कि 6 का 2 गुना या 3 का 4 गुना जवाब मत देना, तो क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम नहीं कहोगे कि मैं तुम्हें जवाब देने से रोक रहा हूं? ये दोनों अलग बातें हैं, उसने कहा। क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारी बात को गलत समझ लूं, तो क्या तुम वही जवाब दोगे जो तुम सोचते हो? ठीक है, उसने कहा। मैं जवाब दूंगा। मैं कहता हूं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। जरा और स्पष्ट करो, मैंने कहा। क्या तुम कह रहे हो कि अगर कोई पहलवान जैसे पोलिडमस गोश्त खाने को अपने लिए अच्छा मानता है, तो क्या यह हमारे लिए भी उतना ही अच्छा है? तुम मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हो, उसने गुस्से में कहा। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा। क्या तुम कह रहे हो कि हर राज्य में सरकार नियम बनाती है और ये नियम उनके हित में होते हैं, और यही नियम वे अपनी प्रजा पर लागू करते हैं, और यही न्याय है? बिल्कुल, उसने कहा। और क्योंकि सरकार शक्तिशाली होती है, इसलिए न्याय शक्तिशाली का हित है। अब मैं समझा, मैंने कहा। लेकिन क्या शासक कभी गलती नहीं करते? करते हैं, उसने जवाब दिया। तो जब वे गलती करते हैं, तो क्या उनके नियम उनके हित के खिलाफ नहीं हो सकते? हाँ, उसने स्वीकार किया। और प्रजा को इन नियमों का पालन करना पड़ता है, जो तुम न्याय कहते हो। हाँ, तो तुम्हारे तर्क से न्याय शक्तिशाली का हित भी हो सकता है और उसका नुकसान भी। ये क्या कह रहे हो? उसने पूछा।
मैं वही दोहरा रहा हूँ जो तुमने कहा, मैंने जवाब दिया। तुमने माना कि शासक गलती कर सकते हैं और उनके नियम उनके हित के खिलाफ हो सकते हैं। फिर भी प्रजा को उनका पालन करना पड़ता है। तो क्या ये न्याय नहीं है कि कमज़ोर वह करे जो शक्तिशाली के लिए नुकसानदायक है? पोलेमर्क्स ने कहा। यह बिल्कुल स्पष्ट है, सुकरात। क्लाइटोफोन ने बीच में बोलते हुए कहा। मैं इसकी गवाही देता हूँ। कोई गवाह की जरूरत नहीं, पोलेमर्क्स ने कहा। थ्रसीमकस ने खुद माना कि शासक गलती कर सकते हैं और फिर भी उनका पालन करना न्याय है। लेकिन, क्लाइटोफोन ने कहा, थ्रसीमकस का मतलब था कि न्याय वह है जो शक्तिशाली अपने हित में समझता है। नहीं, पोलेमर्क्स ने कहा, यह उनके शब्द नहीं थे। कोई बात नहीं, मैंने कहा। थ्रसीमकस, क्या तुम कह रहे हो कि न्याय वह है जो शक्तिशाली अपने हित में समझता है? मैं ऐसा नहीं कहता, उसने जवाब दिया। मैं यह नहीं कहता कि शक्तिशाली गलत हो सकता है। लेकिन तुमने माना कि शासक गलती कर सकते हैं, मैंने कहा। जैसे, क्या कोई डॉक्टर जब वह गलती करता है तब भी डॉक्टर कहलाता है? नहीं, उसने कहा। जब वह गलती करता है तो वह डॉक्टर नहीं रहता। तो जब शासक गलती करता है तो क्या वह शासक नहीं रहता? नहीं, उसने कहा। वह तब शासक नहीं है। तो सच्चा शासक हमेशा अपने हित में नियम बनाता है और प्रजा को उसका पालन करना पड़ता है। यही न्याय है। हाँ, उसने कहा। लेकिन क्या कोई सच्चा डॉक्टर अपने हित की जगह मरीज के हित के बारे में नहीं सोचता? हाँ, उसने जवाब दिया। और सच्चा नाविक अपने नाविकों के हित के बारे में सोचता है, न कि अपने। हाँ, तो सच्चा शासक भी अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है, न कि अपने। थ्रसीमगस ने अनिच्छा से सहमति दी। तो कोई भी शासक, जब तक वह शासक है, अपने हित के बारे में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है। उसने फिर सहमति दी, लेकिन गुस्से में। तब, थ्रसीमकस, मैंने कहा, तुम्हारा यह कहना कि न्याय शक्तिशाली का हित है, गलत है। वह गुस्से में बोला। सुकरात, तुम्हें कोई परिचारिका चाहिए जो तुम्हारी नाक साफ करे। तुम यह भी नहीं समझते कि गडरिया भेड़ों को उनके भले के लिए नहीं, बल्कि अपने या अपने मालिक के लिए पालता है। तुम सोचते हो कि शासक अपनी प्रजा का भला सोचते हैं, लेकिन असल में न्याय शक्तिशाली का हित है और अन्याय कमजोर का नुकसान। अन्याय व्यक्ति हमेशा सच्चे से ज्यादा पाता है। वह कम कर देता है और ज्यादा लेता है। तानाशाह तो पूरे शहर का धन हड़प लेता है और उसे गुलाम बना लेता है। लोग अन्याय की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं वे इसके शिकार ना हो जाएं। लेकिन सच यह है कि अन्याय जब बड़े पैमाने पर हो तो वह न्याय से ज्यादा शक्तिशाली और स्वतंत्र है। थ्रसीमगस, मैंने कहा, तुम्हारी बातें प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? क्या हम यह नहीं जानना चाहते कि न्याय और अन्याय में से कौन सी जिंदगी बेहतर है? मुझे क्या परवाह, उसने कहा। तुम्हें हमारी परवाह होनी चाहिए, मैंने कहा। मैं मानता हूं कि अन्याय न्याय से ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सिखाओ। मैं कैसे सिखाऊं अगर तुम मेरी बात मानते ही नहीं? उसने कहा। तो अपने विचारों पर कायम रहो, मैंने कहा। लेकिन मुझे बताओ, क्या कोई सेना या चोरों का गिरोह, अगर वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो कुछ कर पाएंगे? नहीं, उसने कहा। और अगर वे एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए तब वे कुछ कर सकते हैं, उसने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि अन्याय नफरत और झगड़ा पैदा करता है और न्याय दोस्ती और एकता। हाँ, उसने कहा।
और अगर अन्याय किसी एक व्यक्ति में हो, तो क्या वह अपनी ताकत खो देगा? शायद, उसने कहा। तो अन्याय, चाहे वह शहर में हो, सेना में या एक व्यक्ति में, हमेशा कमजोर करता है और न्याय ताकत देता है। हाँ, उसने अनिच्छा से कहा। और अगर देवता न्याय संगत हैं, तो क्या अन्यायी उनका शत्रु नहीं होगा? हाँ, उसने कहा। तो हमने साबित कर दिया कि न्याय ज्ञान और नैतिकता है और अन्याय अज्ञान और बुराई। थ्रसीमकस ने यह सब अनिच्छा से स्वीकार किया। वह पसीना पसीना हो रहा था। मैंने पहली बार देखा कि वह शर्मा रहा था।